हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्रो अड्डा। हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2024 के पेपर में आपसे एंथ्रोपोलॉजी में पूछा गया था। द क्वेश्चन इज क्रिटिकली डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टाइप्स इन द कल्चर्स ऑफ अमेरिकन साउथ वेस्ट एज ऑब्जर्व बाय रुथ बेनेडिक्ट। क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली रुथ बेनेडिक्ट से रिलेटेड पूछा गया है, तो हमें इसी के अराउंड अपने आंसर को भी स्ट्रक्चर करना होगा। हमने वही लिखना है जो एक्चुअल में रुथ बेनेडिक्ट ने अपनी स्टडीज में बताया था, अपनी कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल की स्टडीज में बताया था। अब क्योंकि एक थिंकर के बारे में क्वेश्चन आया है, तो जब भी हमें थिंकर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना होता है तो हम उसमें उसके इंट्रोडक्शन में उसके कंट्रीब्यूशन से शुरू करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती थी रुथ बेनेडिक्ट। इन्होंने बताया था कि किस तरह से किसी एरिया का कल्चर जो है वो इसके पर्सन या इंडिविजुअल मेंबर्स जो होते हैं उस सोसाइटी के, उनकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। ये एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, फ्रांसिस बॉज की स्टूडेंट थी, कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती थी। इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी थी, लेकिन सिंस हमसे इस क्वेश्चन में साइकोलॉजिकल टाइप्स पूछा गया है तो यहाँ पे हम पैटर्न्स ऑफ कल्चर बुक का नाम लिखेंगे जो कि 1934 में लिखी गई थी, क्योंकि इसी बुक में इन्होंने अपने जो डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिकल टाइप्स हैं वो बताए थे और अपनी अमेरिकन स्टडी के बेसिस पे इन्होंने जो साइकोलॉजिकल टाइप्स दिए थे वो बताए थे। इन्होंने कल्चरल कन्फिगरेशन का कंसेप्ट दिया था। ये कहते थे कि किसी भी कल्चर का एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है कल्चरल ट्रेट, उस कल्चरल ट्रेट के ग्रुप से बनता है कल्चरल पैटर्न और उस कल्चरल पैटर्न के ग्रुप से बनता है कल्चरल कन्फिग्रेशन। और यही डिसाइड करवाता है कि किसी एरिया का कल्चरल पैटर्न, कल्चरल कैसा होगा, कल्चर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो कल्चरल कन्फिग्रेशन हो जाता है। तो ये कंसेप्ट इन्होंने कल्चरल कन्फिग्रेशन का दिया था। अब ये तो हमारा इंट्रोडक्शन रहा छोटा सा, जिसमें हमने लिख दिया कि वो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, फ्रांसिस बॉस की स्टूडेंट थी, कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती थी, किस तरह से किसी एरिया का कल्चर किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालता है ये बताया। अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है सीधा उसको हम आंसर करते हैं। हमसे पूछा गया द साइकोलॉजिकल टाइप्स ऑफ कल्चर इन साउथ वेस्ट अमेरिका एज स्टडीड बाय रुथ बेनेडिक्ट। तो ये हेडिंग लगाएंगे और बता देंगे कि इन्होंने दो टाइप्स ऑफ कल्चर बताए थे, वन इज एपोलोनियन टाइप एंड सेकंड इज डियोनिसियन टाइप। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एपोलोनियन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो एपोलोनियन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडरेशन एंड रिस्ट्रेन। ये इसमें एपोलोनियन टाइप ऑफ कैरेक्टर इन्होंने जूनी पीपल में बताया था। ये एक टाइप ऑफ ट्राइब थी जो वहां पर रहती थी जूनी पीपल में। इन्होंने बताया था कि एपोलोनियन टाइप ऑफ कल्चर था। तो इनके कल्चर के फीचर, ये जो जूनी पीपल थे ये एम्फोसाइज करते थे कामनेस पे, कि एक इंडिविजुअल को कामली एक सोसाइटी में रहना चाहिए, सोशल हार्मनी अपनानी चाहिए, एक दूसरे को आपस के साथ कॉपरेशन करना चाहिए। नॉन एग्रेसिव बिहेवियर को इन्होंने प्रमोट करा था, नॉन वायलेंस को प्रमोट करा था, क्योंकि ये कॉपरेशन बढ़ाकर साथ में चलना चाहते थे। ये इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव को सप्रेस करते थे। इंडिविजुअलिटी को सप्रेस करना इनको बच्चों को, इनके यहाँ बच्चों को शुरू से सिखाया जाता था। जबकि ये सोशल ग्रुपिंग्स में रहना ज्यादा पसंद करते थे, आपस में कोऑपरेट करके रहते थे, हार्मनी में रहते थे, पीस एस्टैब्लिश करते थे। इनके यहाँ कल्चर ऐसा था कि जो कोऑपरेशन को प्रमोट करता था कंपटीशन के ऊपर। तो बच्चों को शुरू से इसी तरीके से ट्रेन किया जाता था। ये सोशल लाइफ को एनकरेज करते थे, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को ये डिस्करेज करते थे। इनकी सोसाइटी में फॉर्मलिज्म एंड सेरेमनी प्रिवेल करती थी। रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को हाईली वैल्यू करा जाता था और इनको रेगुलेट किया जाता था। देन नॉन एग्रेसिव पर्सनैलिटी, नॉन वायलेंस को प्रमोट नहीं नॉन वायलेंस को प्रमोट किया जाता था, वायलेंस को प्रमोट नहीं किया जाता था इनकी सोसाइटी में। फोकस ऑन द कम्युनल बिहेवियर, इंडिविजुअल डिजायर्स वर सबऑर्डिनेटेड और वर द ग्रुप्स नीड, ग्रुप नीड को प्रमोट करा जाता था और इंडिविजुअल डिजायर्स को सप्रेस किया जाता था उसके कंपैरिजन में। तो बेसिकली ये सोशल लाइफ की तरफ ज्यादा टिल्टेड था इनका जो कल्चर था, और उसी तरह से यहाँ पर इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो फिर फर्दर प्रमोट होती थी उसी टाइप की। सेकेंड टाइप ऑफ कल्चर जो रुथ बेनेडिक्ट ने बताया था, फर्स्ट तो एपोलोनियन टाइप हो गया, सेकेंड इज डियोनिसियन टाइप। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। अब ये बिल्कुल ही उससे अपोजिट आ जाएगा। जो जो चीजें हमने एपोलोनियन टाइप में लिखी थी वो हम यहाँ पे इसमें डियोनिसियन टाइप में लिखेंगे। वो लोग कॉपरेशन को प्रमोट करते थे, ये कॉपरेशन के को छोड़कर कंपटीशन को प्रमोट करते हैं। वो रिचुअल्स और सेरेमनीज को प्रमोट करते थे, यहाँ पर रिचुअल्स और सेरेमनीज को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। वो एग्रेसिव बिहेवियर को सप्रेस करते थे, नॉन एग्रेसिव बिहेवियर को प्रमोट करते थे। जबकि डियोनिसियन टाइप ऑफ पीपल एग्रेसिव पर्सनैलिटी को प्रमोट करते थे। वो सोशल वेलफेयर पे फोकस करते थे, यहाँ पे इंडिविजुअल वेलफेयर पे फोकस होता है, सेल्फिश बिहेवियर होता है।
जो बच्चे होते हैं उनको कम्पिटिटिव बनाया जाता है। तो इस तरह की वैल्यूज इस सोसाइटी में जो दिखाई जाती हैं तो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को भी उसी तरह से इम्पैक्ट डालती हैं। अब क्योंकि हमसे क्वेश्चन में इन कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल में साइकोलॉजिकल टाइप्स जो रुथ बेनेडिक्ट ने बताए थे उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करने के लिए कहा था, तो जब भी हमें क्रिटिकली इवेल्युएट करना होता है यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन, तो हम क्रिटिसिज्म लिखने से पहले उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को लिखते हैं। तो ये होता है ओवरऑल क्रिटिकल इवेल्युएशन, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हमें दोनों लिखने होते हैं। पहले इसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में देखते हैं रुथ बेनेडिक्ट की। इन्होंने हाईलाइट करा था कल्चरल नॉर्म्स कैसे एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को मोल्ड करते हैं, कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, वो बताया था। ये दिखाते हुए कि कल्चर सिर्फ एक बायोलॉजिकली नहीं, कल्चरली पैटर्न भी एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है वो सिर्फ बायोलॉजिकली मोल्डेड नहीं होता, कल्चरली पैटर्न भी होता है। किसी जिस तरह से सोसाइटी का कल्चर होता है उसी तरह से एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बनती है। तो ये इन्होंने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी थी कि कैसे एक सोसाइटी का जो कल्चर है वो किसी एक इंडिविजुअल या सोसाइटी की मेंबर्स की पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट डालता है। तो ये तो इनकी स्ट्रेंथ थी। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म में सबसे पहला क्रिटिसिज्म है मेथोडोलॉजिकल लिमिटेशन। इन्होंने डेटा जो कलेक्ट करा था वो थियोरेटिकल डेटा था, इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क नहीं करा था। प्रैक्टिकल अप्रोच ना अपनाते हुए इन्होंने थ्योरेटिकल अप्रोच अपनाते हुए ज्यादा ही इन्होंने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव अपना दिया था। सेकंड इनका क्रिटिसिज्म आता है होमोजेनिटी पे ज्यादा फोकस करा था, जैसे कि इन्होंने एप्लोनियन टाइप ऑफ कल्चर में देखा था। अब एप्लोनियन टाइप में ये बिल्कुल इन्होंने डिफाइन कर दिया कि वहां का जो कल्चर है वो बिल्कुल कंपटीशन को प्रमोट ही नहीं करता, वो कॉपरेशन को प्रमोट करता है। वहां के जो लोग होते हैं वो सोशल हार्मनी में रहते हैं, वो मिलजुल के रहते हैं, वो पीसफुल होते हैं, पीस लविंग होते हैं। लेकिन ऐसा तो किसी भी सोसाइटी में नहीं हो सकता कि सबके सब लोग एक जैसे हों, सबके सब लोग बहुत कोऑपरेटिव, बहुत सोशल हार्मनी में रहने वाले, बहुत पीस लविंग हो, और दूसरी सोसाइटी में बिल्कुल उसके अपोजिट कंपटीशन में प्रमोट करने वाले लोग, बिल्कुल सोशल हार्मनी में ना रहकर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से सोचने वाले लोग, सेल्फिश लोग, या बिल्कुल पीस लविंग नहीं है, वायलेंस को प्रमोट करने वाले लोग। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि इन दोनों सोसाइटीज में बिल्कुल इसी तरह के लोग रहते हों। कुछ तो यहाँ पर भी डाइवर्सिटी होगी। तो इन डाइवर्सिटी को इन्होंने रुथ बेनेडिक्ट ने निग्लेक्ट करा, इन्होंने इंटरनल डाइवर्सिटी को निग्लेक्ट करा, जेंडर बेस्ड जो डिफरेंसेस होते हैं मेल फीमेल में उसको निग्लेक्ट करा, और इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से कोई इन कल्चर की जो पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी में कोई ना कोई डेविएशन आ सकता है, उसको भी ये निग्लेक्ट करती हैं। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है रिडक्शनिज्म। इन्होंने साइकोलॉजिकल टाइप से कल्चर को सिंपली लिंक कर दिया और कल्चर जैसे कम्प्लेक्स कंसेप्ट को इन्होंने बहुत इजी कंसिडर कर दिया, जबकि किसी भी एक एरिया का जो कल्चर है वो मल्टीपल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। वो किसी इंडिविजुअल के एक बिहेवियर से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है जैसे पर्सनैलिटी, वो किसी सोसाइटी की इकोनॉमी से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, वो सोसाइटी में चलने वाले किनशिप सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, मैरिज सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, फैमिली सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। तो बेसिकली किसी एक एरिया का कल्चर मल्टीपल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ बिहेवियरल एस्पेक्ट या एक इंडिविजुअल या मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी की पर्सनैलिटी से इसको लिंक कर दिया, जो कि फर्दर इसके क्रिटिसिज्म का पार्ट बना। इन्होंने बताया कि कल्चर किस तरह से पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करता है, लेकिन फर्दर जो थिंकर्स आए उन्होंने ये दिखाया कि कल्चर और पर्सनैलिटी दोनों ही एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालती हैं, इक्वली इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये भी फिर फर्दर इनका क्रिटिसिज्म बना। अब इस कंक्लूजन की बात, इसके आंसर की कंक्लूजन को अगर हम करेंगे कि बिसाइड्स ऑल द अबव क्रिटिसिज्म दैट रुथ बेनेडिक्ट फेस्ड, लेकिन रुथ बेनेडिक्ट का कुछ स्ट्रेंथ भी थी, तो इन्होंने एक फाउंडेशनल कंट्रीब्यूशन दिया कि इन फर्दर रिसर्च के लिए जो फर्दर एंथ्रोपोलॉजी में हो सकी, और कल्चर और पर्सनैलिटी को आपस में लिंक करने के लिए इन्होंने एक फाउंडेशनल पर्सपेक्टिव दिया एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, और इस पे फिर फर्दर एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिसर्च अपना फील्ड वर्क करके, रिसर्च वर्क करके फर्दर थ्योरीज को दे पाए। तो ये था डिस्कशन इस क्वेश्चन के आंसर का। थैंक यू सो मच।